ईरान के जंगी ऐलान के बाद जहां इजराइल चौकन्ना है, वहीं अमेरिका ने भी अपने फोर्सेस को सुपर अलर्ट पर रखा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड अपने टारगेट को सेट करने में लगे हुए हैं और वो इजराइल से लेकर अमेरिका तक के बेसेस को कभी भी और कहीं भी निशाने पर ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज के इस एपिसोड में दरअसल हम आपको ईरान के एक ऐसी रणनीति से वास्ता कराने वाले हैं जिसके चलते दुनिया को दरअसल थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान के टॉप कमांडर्स को मारने के बाद जहां इजराइल ने चुप्पी साध रखी है, वहीं अमेरिका ने दरअसल इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके टॉप कमांडर्स को जिस तरह से सीरिया की राजधानी दमिश्क में मारा गया, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी ने कही, जिसके बाद हम देखें तो अमेरिकी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पर साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान ने कह दिया है कि वो कब हमला करेगा, कैसे करेगा, टारगेट क्या होगा, वो खुद ईरान तय करेगा। और जाहिर तौर पर ईरान इस घटना को नहीं बख्शने वाला, इसके कल्प्रिट्स को पूरी तरह से सजा देगा। हम जानते हैं कि जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध जारी है, उसके पीछे लगातार ईरान का बैकअप जो है वो मिलता रहा है। हमास के टारगेट्स को देखा जाए तो इजराइल लगातार ध्वस्त करता रहा है, लेकिन जिस तरह से इजराइल पर देखा जाए तो ईरान के प्रॉक्सीज के तौर पर हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इलाके पर हमला करता रहा है। और साफ तौर पर उसके मिसाइल हमले से हम देखें तो इजराइल के हर हिस्से इस वक्त जो है लगातार इस युद्ध के दौरान आयरन डोम जो है उससे जूझते रहे हैं। और इस तरह से हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल के नाक में दम कर रखा है, उससे तो यह तय था कि टू फ्रंट वॉर की जो स्थिति है इजराइल के सामने, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, ये दरअसल लंबे समय तक नहीं चलने वाली। और इसीलिए जब दमिश्क में ईरान के टॉप कमांडर ज़ाहिदी अपने डिप्टी कमांडर के साथ साथ 5 अन्य टॉप लीडर्स के साथ साथ हिजबुल्लाह के नेताओं के और जॉर्डन के साथ साथ हम देखें कि सीरिया के नेताओं के साथ भी एक बड़े विमर्श को अंजाम दे रहे थे कि किस तरह से गाजा में हमास को सपोर्ट करना है, किस तरह से इजराइल और अमेरिका को परेशान करना है, किस तरह से युद्ध की नीतियों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ाहिदी की बात करें तो ज़ाहिदी दरअसल टॉप कमांडर्स में से ईरान के आते हैं, जो कि सुलेमानी के बाद माना जाए तो सबसे बड़ी भूमिका में रहे हैं। और उन्हीं की जिम्मेदारी सीरिया से लेकर लेबनान तक रही है। यानी अगर आप कुछ फोर्सेस की बात करें तो उसमें सबसे बड़े रोल में कोई और था तो ज़ाहिदी था। और ज़ाहिदी जब इस बैठक को अंजाम दे रहे थे, उसी वक्त गोलान हाइट से F-35 स्टील्थ फाइटर्स के जरिए मिसाइल को बेहद प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए अंजाम देते हुए दरअसल उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की गई, जिसमें ज़ाहिदी मारा गया, उसके 7 डिप्टी मारे गए, उसके अलावा 7 अन्य अधिकारी टॉप कमांडर्स लेवल के वो भी थे, वो भी मारे गए। और साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक जो है लेबनान से जो वहाँ पर दरअसल मुजाहिदीन आए हुए थे, जो लीडर्स हिजबुल्लाह के आए थे, वो भी उसमें मारे गए। और उसके बाद से जो आग लगी है, दरअसल उस आग के एक बड़े युद्ध के तौर पर पसरने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि 28 जनवरी वो तारीख थी जब जॉर्डन में ये देखा गया कि ईरान के प्रॉक्सीज ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया था, जिसमें अमेरिका के 3 सोल्जर्स मारे गए थे। और उसके बाद समूची अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ईरान पर कहर बरपा देगा, लेकिन बाइडेन ने गैप लिया था लगभग 7 दिनों का समय। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से चाहे वो सीरिया का इलाका हो या इराक का इलाका हो, इन इलाकों पर जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने बॉम्बिंग की थी। और सीधे तौर पर देखा जाए तो टारगेट्स को सेट किया गया था। उसके बाद भी हमने देखा कि लगभग सीरिया के 4, इराक के 3 अलग अलग बेसिस पर, जो कि ईरान के बेसिस थे, वहां पर भी दरअसल लगभग 85 टारगेट्स को यूएस फोर्सेज ने सेट किया था और उसके बाद कहर बरपाया था। तो ये जो गैप है दरअसल टाइम टेकिंग, ये अपने आप में एक ऐसा विंडो देता है जिसमें दुश्मन अपने आप को संभाल पाए, इसका मौका नहीं मिलता। तो अमेरिका की जो रणनीति है, दरअसल उसी रणनीति पर इस वक्त ईरान भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सीधे तौर पे वॉर जोन में तो नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह के खतरे की घंटी ईरान की तरफ से बजाई गई है, वो दरअसल इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, दोनों को कुछ इस तरह से वॉर जोन में धकेल चुकी है कि कहीं भी कभी भी दरअसल इस तरह के हमले को ईरान अंजाम दे सकता है। जहां तक अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ईरान ने स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई है कि जो इजराइल के दूतावास हैं, खास तौर पर दुनिया भर में फैले हुए, ईरान उनको टारगेट करेगा। क्योंकि दमिश्क में जो टारगेट सेट किया गया वो भी दरअसल ईरान का ही दूतावास था। ये और बात है कि उसके साथ ही एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में बातचीत चल रही थी, जैसा दावा किया जा रहा था। और उस पर टारगेट किए गए थे। लेकिन अभी जो ईरान का प्लान है वो दरअसल इजरायली एम्बेसीज को टारगेट करने का है। दुनिया के किसी भी इजराइल के एम्बेसी को दरअसल ईरान टारगेट कर सकता है या फिर उसके प्रॉक्सीज टारगेट कर सकते हैं। हम जानते हैं ईरान के प्रॉक्सीज के तौर पर न सिर्फ हमास बल्कि सबसे
खतरनाक तौर पे इस वक्त हिजबुल्लाह दिखाई देता है। और उसके अलावा आप देखिए तो चाहे वो कुद्स के फोर्सेज हों, जिस तरह के सपोर्ट, जिस तरह के लॉजिस्टिक, जिस तरह के हथियार लगातार प्रोवाइड करते हैं, उससे ईरान के प्रॉक्सीज बेहद ताकत के साथ जमीन से लेकर समंदर तक दिखाई दे रहे हैं। आसमान में भी आप देखिए तो उनकी मिसाइलें गरज रही हैं। और खास तौर पे आप देखिए तो मैरीटाइम बाउंड्री में जिस तरह से हूती अपने आप को लेकर आया है, वो भी ईरान की ही ताकत का परिचय है। तो कभी भी इजराइल की एम्बेसी, कभी भी इजराइल का कोई सेटअप, कभी भी इजराइल का कोई बेस ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी टहला सकते हैं। किसी भी वक्त ये खबर आपको आ सकती है। लेकिन अमेरिका इसलिए चौकन्ना है क्योंकि अमेरिका जानता है कि दरअसल ईरान डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली उसके बेसिस को भी टारगेट जरूर करेगा। क्योंकि जिस तरह से खुमैनी ने, जिस तरह से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को टारगेट किया, और टारगेट करने के लिए आप यूँ समझिए कि इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है अमेरिका के बीच और ईरान के बीच, लेकिन स्विस एम्बेसी है ईरान में, और उस एम्बेसी के एम्बेसडर को मिडनाइट में कॉल करके अमेरिका को धमकाने का काम जो है वो ईरान ने किया और साफ तौर पे बता दिया कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का हाथ है, जिसे बख्शा नहीं जाएगा। हम जानते हैं कि सुलेमानी की हत्या जब अमेरिका ने की थी, उसके बाद किस तरह का विस्फोट जो है वो दुनिया भर में हुआ था। और अब सुलेमानी के बाद सबसे टॉप लीडर, टॉप कमांडर जाहिदी की हत्या के बाद जो है ईरान पूरी तरह से आग बबूला है। और ईरान के ऊपर एक प्रेशर भी है जो साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के आम आवाम सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं जनता का भी बिल्डअप हो रखा है कि वो रिटेलिएट करे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। कभी वो इजराइल को टारगेट कर रहा है, कभी अमेरिका को टारगेट कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने जो टारगेट को सेट किया है दरअसल वो पूरी तरह से अमेरिका पे किया है। क्योंकि ये देखें कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर अगर आप बात हमास, हिजबुल्लाह की कर रहे हैं, हूती की कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर आप ये भी जानिए कि ईरान के नज़रों में इजराइल दरअसल अमेरिका का प्रॉक्सी है। और इसीलिए इस बार इजराइल को जवाब देने से कहीं ज़्यादा ईरान अमेरिका को जवाब देना चाहता है। हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिकी सैंक्शंस का भंडार है, क्योंकि ईरान अपने पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पूरा जखीरा तैयार कर चुका है। उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसका खुलासा उसने कभी नहीं किया, लेकिन लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस को धत्ता देते हुए जिस तरह से वो यूरेनियम और ख़ास तौर पे उसके ज़रिए जखीरे को बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आई जानकारी के मुताबिक तकरीबन 4 नए न्यूक्लियर प्लांट्स को डेवलप कर रहा है, जिसके लिए जो यूरेनियम जुटाए गए हैं वो अपने आप में कहिए तो IAEA के रडार से भी बाहर हैं। और इसके चलते दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच का जो टसल है वो मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त के हालात में गंभीर स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि अगर वॉर जोन में लगातार ईरान उतरने की कोशिश करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3 दशकों में ईरान ने कोई वॉर नहीं लड़ा है, लेकिन अपने प्रॉक्सीज के जरिए उसने सीरिया से लेके आप देखिए तो इजराइल और यूं कहिए तो पूरा जॉर्डन का इलाका लेते हुए इराक सहित आप इजिप्ट की तरफ चले आइए, या उधर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट में भी दरअसल जिस तरह से इराक सहित अन्य देशों में अपना प्रभाव क्षेत्र लगातार ईरान बढ़ाता रहा है, अमेरिका को टारगेट करता रहा है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती जरूर बनी हुई है। जिसके चलते अगर वॉर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ जाता है तो ये वॉर अपने आप में बेहद खतरनाक होगा। ये वॉर सिर्फ मिसाइल के जरिए नहीं सीमित होगा, ये वॉर सिर्फ मैरीटाइम बाउंड्री में या प्रॉक्सीज के जरिए नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इस वार के छींटे जो है वो न्यूक्लियर हो सकते हैं। खतरा इसलिए और बड़ा दिखाई देता है। और इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त जब ईरान अपने टारगेट को सेट कर रहा है अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए दरअसल और अपने कुछ फोर्सेस के जरिए, वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी समय किसी भी कीमत पर ये बदला लिया जाए, तो दरअसल दुनिया इसीलिए चौकन्नी है क्योंकि ये एक्सपेंशन ऑफ वॉर हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर नहीं थमा, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अब इजराइल और हमास का जंग गाजा में जारी है। और इस बीच अगर ईरान सीधे वॉर जोन में उतरता है और अमेरिका के साथ जो है वो अपने टारगेट्स को सेट करता है, तो एक बड़ा विस्फोट दुनिया में आएगा। ये ऐसा युद्ध का विस्फोट होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखते हैं ईरान अपने ऐलान के मुताबिक किस तरह से इजराइल और अमेरिका को आने वाले वक्त में टारगेट करता है, रिटेलिएट करता है, करारा जवाब देता है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, और डेवलपमेंट के साथ और ज़्यादा विवरण और विश्लेषण के साथ हम अगले एपिसोड में आपके पास आएंगे और बताएंगे कि इस फ्रंट पर और क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।